पॉलिटिकल टूरिज्म, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से चुनाव के दरमियान किया गया, और खासतौर से इस शब्द का इस्तेमाल आपके ही नेताओं के लिए किया गया था, पंकज श्रीवास्तव जी। चित्रा जी, विशाल जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ आए हैं, तो कम से कम उन्हें निष्पक्षता का एक अभिनय जरूर करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर आना चाहिए। क्यों बोल नहीं दीजिए, तो ध्यान रखिए, क्यों आपके ही समझ में नहीं आएगा, प्लीज। ठीक है विशाल जी, एक बार पंकज जी को बोलने दीजिए, लौट की तरह अपने सिर को रेत में विशाल जी, अब आप सीमा लांघ रहे हैं। विशाल जी शांत रहे, मेरा जवाब सुन ले। पहले मैंने इसलिए कहा कि ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया है। अगर किसी ने उठाया है इस देश में ईवीएम पे सवाल, सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2009 में हारने के बाद, और जीवीएल नरसिम्हा जो इनके बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनकी किताब है बाकायदा। कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। आपने कांग्रेस पार्टी को कह पॉलिटिकल टूरिज्म था, 18,000 कार्यकर्ता हमारे जेल गए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल टूरिज्म था। अगर इस प्रदेश के किसी भी कोने में पिछले 3 साल से प्रियंका गांधी हर उत्पीड़न दमन के खिलाफ जनता के आक्रोश को विपक्ष की नेता की भूमिका अदा कर रही थी, इसको आपको पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। विपक्ष क्या करता है? आप पढ़े लिखे आदमी, यही तो कहा था ना डॉक्टर लोहिया ने कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का काम है कि सड़कों पर लगातार नीतियों को जो जनहित के विरुद्ध हो उस पर संगठित करे। अगर गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, अगर पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, तो क्या इस पर बोलेगा नहीं विपक्ष? और हम क्या कर रहे थे? संबित पात्रा जी, हम यही तो कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग मर गए, और आप हम पर कह रहे हैं कि हम जो है पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तब तो फिर विपक्ष की आपकी नजर में कोई जरूरत ही नहीं है। और कम से कम तथ्य सही रखिए, ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया। ठीक है, ठीक है। विशाल मिश्रा जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। अतुल सक्सेना और उनकी पार्टी की ओर से बार बार समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया, हालांकि रिजल्ट आने के बाद बड़े नेताओं की खामोशी भी रही इस पर, लेकिन विशाल जी जल्दी से, उन्होंने आपके ऊपर टिप्पणी की है, जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी फौरन। चित्रा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस आत्ममंथन क्यों नहीं कर रही? मैं इसे पूछना चाहूंगा कि 5 साल में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां थी? ये जिस ऑक्सीजन से मरने की बात कर रहे हैं, तो क्या इनकी राज्य सरकारों ने यह लिख कर दिया कि इतनी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी होने से हुई है? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने जो है नहीं लिख के दिया, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या उनकी राज्य सरकारों ने लिख कर दिया? डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं, अब गंभीरता से कम ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर थोड़ा गंभीरता से सभी को बात करने की जरूरत है। रिजल्ट आ चुके हैं, चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है विशाल मिश्रा जी। अब सभी को, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इस मामले में गंभीरता दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, ठीक है। अतुल सक्सेना ने इसके पहले आपने टिप्पणी की थी, उस पर जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, मुद्दे लेकिन अहम है संबित पात्रा जी। प्रचंड जीत आप लोगों को भले मिली हो, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, ठीक है विशाल जी। तो इनसे पूछिए ना कि कोरोना आपदा के समय कितने लोगों को इन्होंने राशन दिया, ठीक है, कितने लोगों को, ठीक है, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद में आगे। जो ऊपर से इसके 19 नाम है, उनके अलावा 20वां नाम इनके पास है, पूछिए इनसे। ठीक है, जब बुलडोजर चलता था माफियाओं पर, तो इनको दर्द क्यों होता था समाजवादी पार्टी को? क्योंकि इन्होंने चले ठीक है, बुलडोजर चलता था तो दर्द क्यों होता था? अतुल सक्सेना इसका जवाब लेंगे। संबित पात्रा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव 80 लोकसभा सीटें हैं, 24 के लिहाज से काफी ज्यादा अहम, लेकिन मुद्दे तो गौण नहीं हो जाते हैं ना। महंगाई वहां पर मुद्दा है, ये बात सच है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, 22 से सीधे 32 पर वो लोग जा पहुंचे। उसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, आवारा पशु बड़ा मुद्दा है वहां पर, कोरोना काल में जो तकलीफें लोगों ने सही वो मुद्दा है वहां पर। इस बात को आपको एड्रेस करना ही होगा संबित पात्रा जी। देखिए चित्रा जी, हम यहाँ एक डिबेट में 5 लोग बैठे हैं। अमूमन हर डिबेट में 5 या 6 लोग 7 लोग बैठे होते हैं, और मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये मुद्दे नहीं हैं।
मुद्दा बिल्कुल है, कोरोना एक मुद्दा है, उसका वैक्सीनेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ ये भी मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों के आधार पर केवल हमारी पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हैं और यहां से बाहर जो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर तो चुनाव हुआ। और जनता जनार्दन है, डिबेट से डिसाइड नहीं होता है। जनता जनार्दन ईवीएम मशीन में जाकर अपने मत को कैद करवाती है और उसी से निर्णय होता है सरकार कौन बनाएगा, किसने इन मुद्दों को अच्छे तरीके से डील किया, किसने हमें निजात दिया इन मुद्दों से। जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा वोट दिया है। 2 सीटें आई हैं, केवल 2 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की। 399 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, 382 कैंडिडेट्स का जमानत जब्त हो गया। ठीक है, मुद्दा था, मगर जनता को लगा कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती तो क्या करे, इनका जमानत जब्त करो। अच्छा, कानून की व्यवस्था में हाँ योगी जी कर सकते हैं, कांग्रेस ना 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 ना, बिल्कुल कांग्रेस को देखना ही नहीं है, जमानत जब्त करो। जहां तक बेरोजगारी का मुद्दा है, अरे दादी भी बोलती थी गरीबी हटाना है, दादा भी बोलता था गरीबी हटाना है, नाना भी बोलता था गरीबी हटाना है, राहुल बाबा भी बोलते थे गरीबी, सब गरीबी कुछ तो हुआ नहीं, जमानत जब्त करो। ऐसे ही करते करते इन्हीं मुद्दों पे तो जमानत जब्त हुई है और इन्हीं मुद्दों पर एक निर्णायक और अतुलनीय जीत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप बताइए, कोरोना का विषय बिल्कुल सही कहा, एक जीवन भी पूरे भारतवर्ष में कहीं कोरोना के कारण गई है तो क्या दिल में दर्द नहीं होता है? क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का विषय है, दर्द होता है। मोदी जी ने अथक परिश्रम किया है साहब, जो कुछ 15 करोड़ लोगों को 2-2 साल तक मुफ्त राशन देना, तभी माताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, साइलेंट वोटर्स, ये जो महिलाएं जिनके घरों में राशन गए, जो वैक्सीन दिया गया, कितने 2-2 वैक्सीन देश में निर्माण हुए, सभी के घरों तक सभी के परिवारजनों को वैक्सीन मिलना, ये कोई छोटा काम है क्या? कितने रिसोर्सेज है इंडिया में, उसके बावजूद मोदी जी ने ये सब कुछ किया ना, और उसी के कारण से ये तपस्या सफल हुआ, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं प्लीज कांग्रेस से कहूंगा, आप देखिए, आप चिंतन शिविर मत करिए, हमें आपसे लड़ना नहीं है, आप करिए मंथन, मत करिए, हमें क्या मतलब है, बल्कि आप मंथन नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जी, पंकज जी, देखिए, सबसे बड़े नेता इस देश का मैं तो राहुल गांधी मानता हूं, और मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, हम कितना भी लड़ ले आपके साथ आके, कुछ भी कह दे, हम बुरे लोग हैं, राहुल गांधी को रिप्लेस बिल्कुल मत करिएगा। उनका बना रहना बहुत जरूरी है, देश के लिए अच्छा है, हितकर है, उनको प्लीज बना के रखिएगा, ये रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए। पंकज श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी तो देश के बारे में सोचते हैं संबित पात्रा, और उनकी जिह्वा पे सरस्वती है कि राहुल गांधी ही इस देश के लिए जरूरी है, और इस देश के बारे में अगर सचमुच कोई इस देश के संविधान के हिसाब से देश को बनाना चाहता है तो वो राहुल गांधी है, इसमें कोई शक नहीं। आज आपकी जिह्वा पर बैठी है सरस्वती, और बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, ये देश देखेगा, और यही आने वाला इतिहास देखेगा इस बात को। आपका अहंकार बना रहे, मैं भी ऐसे ही वो दुआ करता हूं। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, अरे साहब, यूपीए शासन में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था, आप 23 करोड़ लोगों को वापस भेज दिया। आप कहते हैं कि लोगों को हमने खाना दिया, वो खाना इसलिए दे पाए कि राइट टू फूड कानून बनाया था कांग्रेस ने, और वो देना पड़ेगा आपको, लेकिन उनकी संख्या कम होती जानी चाहिए थी। 15 करोड़ लोगों के हाथ में आप अगर कटोरा थमा दें, उन्हें रोजगार ना दें, उन्हें आत्मसम्मान ना दें, और कहें कि हम आपको राशन देंगे, तो ये 15 करोड़ लोगों का भी आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं।